हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सबका एक बार फिर से अपने प्यारे चैनल मास्टरमाइंड में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है अपने मास्टरमाइंड के चैनल में। तो आज हम एक शानदार चीज अपने केमिस्ट्री के बैच 2026 में पढ़ने वाले हैं। आज हम अपने केमिस्ट्री के बैच 2026 में बिहार बोर्ड क्लास 9th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड का हम क्लास 9th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं बाय रोशन सर। और ये हम आज चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है पदार्थ का वर्गीकरण। क्या नाम है मेरे दोस्त? पदार्थ का वर्गीकरण। आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, पदार्थ का वर्गीकरण। और इसको हम वन शॉट में देखेंगे, यानी कि एक ही वीडियो में चैप्टर नंबर 2 खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एक ही वीडियो यानी कि वन शॉट में खत्म कर दिया जाएगा। फुल नोट्स मिलेगा, टोटल नोट्स मिलेगा चैप्टर नंबर 2 का, यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण का। आपको इस वीडियो में फुल नोट्स, एकदम टोटल नोट्स मिलने वाला है और इसमें नोट्स को समझाया जाएगा। तो चलिए देरी किस बात की, आज का क्लास हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ हेडिंग बनाएंगे पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण। अब देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण हम 2 भाग में किया गया है। पदार्थ का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है मेरे दोस्त? पदार्थ का वर्गीकरण 2 भाग में किया गया है। पहला भाग है भौतिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर। ठीक है, और यहाँ रासायनिक गुण के आधार पर। ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण 2 टाइप से किया गया है। कौन कौन टाइप से? भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण 3 तरह से किया गया है। ठीक है, भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। ठीक है, पहला ठोस, दूसरा हो गया द्रव्य और तीसरा हो गया मेरे दोस्त गैस। भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण 3 टाइप से, ठोस, द्रव्य और गैस। और रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण 2 टाइप से किया गया है। ठीक है, 2 टाइप से किया गया है। कौन कौन टाइप से? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ होता है और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हम लोग कहते हैं मिश्रण। ठीक है, मिश्रण कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? मिश्रण कहते हैं। और शुद्ध पदार्थ को 2 टाइप से बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग? तत्व हो गया और यौगिक हो गया। एलिमेंट एंड कंपाउंड। शुद्ध पदार्थ को 2 टाइप से, एलिमेंट और कंपाउंड, यानी कि कहे तो तत्व और यौगिक। समझ गए? अब बताइए तत्वों को कितने भाग में बांटा गया है? तत्वों को 3 भाग में बांटा गया है। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। ठीक है, पहला धातु, तीसरा अधातु और पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। तत्वों को 3 टाइप में, कौन कौन? धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक को भैया, यौगिक को 2 टाइप में बांटा गया है। कौन कौन? कार्बनिक। कौन कौन टाइप से? कार्बनिक
अकार्बनिक। ठीक है, कौन कौन टाइप? कार्बनिक और अकार्बनिक। समझ गए? चलिए इतना नोट कर दिया। अब मिश्रण को हम भैया दो टाइप में बांटा गया है, मिश्रण को दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, समझ गए? मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। ठीक है, देखिए पदार्थ का वर्गीकरण समझिए एक बार फिर से। पदार्थ का वर्गीकरण दो टाइप से किया गया है। कौन कौन? भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर, दो टाइप से किया गया। अब भौतिक गुण के आधार पर तीन टाइप से। कौन कौन? ठोस, द्रव्य और गैस। अब रासायनिक गुण के आधार पर दो टाइप से, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, जिसको कहते हैं मिश्रण। अब देखिए शुद्ध पदार्थ को दो टाइप से, तत्व और यौगिक। तत्व को तीन टाइप से, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक को दो टाइप से, कार्बनिक और अकार्बनिक। मिश्रण यानी कि अधातु, अधातु को दो टाइप से, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। इतना ये पदार्थ के वर्गीकरण है। ठीक है, और इतना हमें इस चैप्टर में अध्ययन करना है, इतना ही चीज हमें इस चैप्टर में अध्ययन करना है, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना पढ़ लेंगे तो चैप्टर डन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देरी किस बात की, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आज वन शॉट में खत्म होने वाला है। समझ गए ना? चलिए, तो देरी किस बात की, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। यहाँ से ये तो ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में हमने आपको चैप्टर 1 में पढ़ा दिया है। चैप्टर 1 में मैंने आपको ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में पूरा डिटेल से बता दिया है, यानी कि भौतिक गुण के आधार पर जितना भी चीज है मैंने आपको सारा चीज खत्म कर दिया है। और आज इस वीडियो में यानी कि चैप्टर नंबर 2 में हम रासायनिक गुण के आधार के बारे में चर्चा करेंगे। शुद्ध पदार्थ सबसे पहला आता है कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो चलिए शुद्ध पदार्थ के बारे में हम चर्चा करते हैं, देरी किस बात की। चलिए, तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि अब हम शुद्ध पदार्थ पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग बनाइएगा, शुद्ध पदार्थ होता क्या है। ठीक है, हेडिंग क्या बनाएंगे? शुद्ध पदार्थ लिखेंगे आप, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे शुद्ध पदार्थ। तो वह पदार्थ जिसमें मौजूद, परिभाषा में लिखेंगे कि वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति में हो, वह पदार्थ। ठीक है, ध्यान से समझना कि वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों, तो वह वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ कहलाता है। वैसा पदार्थ जिसमें सारा जितना भी मौजूद कण है वो रासायनिक प्रकृति में हो, तो वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ कहलाता है। कौन सा दृष्टि से शुद्ध पदार्थ कहलाता है मेरे दोस्त? वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ कहलाता है। समझ गए? अर्थात शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है, जोड़ के बनता है। समझ गए? पदार्थ क्या? दो भाग। कौन कौन? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण को क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ के दो भेद, तत्व और यौगिक। मिश्रण के दो भेद, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समझ गए? तत्व, यौगिक, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। समझ गए? तो इतना चीज अभी हमें पढ़ना है। तो चलिए देरी किस बात की, अब क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। सभी को क्या शुद्ध पदार्थ समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ हमें बिल्कुल समझ में आ गया है। ठीक है, एकदम बेहतरीन अंदाज में पढ़ने वाले हैं हम। चैप्टर नंबर 2 को एकदम बेहतरीन अंदाज में पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। तो चलिए देरी किस बात की, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरा हर एक वीडियो क्लास 9 का हो, क्लास 10 का हो, चाहे क्लास 11 का हो, आपके पास जा सके। तो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर देंगे, और इस वीडियो को जो लाइक नहीं किए वो लाइक कर देंगे, और जो शेयर नहीं किए वो शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए
तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहाँ तक बता दिया, मैंने आपको शुद्ध पदार्थ समझा दिया है। मैंने आपको शुद्ध पदार्थ तो समझा दिया है। शुद्ध पदार्थ सभी को समझ में आ गया। अब शुद्ध पदार्थ में आता है तत्व। शुद्ध पदार्थ में आता है क्या मेरे दोस्त? शुद्ध पदार्थ में आता है तत्व। आखिर ये तत्व क्या होता है? तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है। तत्व क्या है? तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव्य है। कैसा द्रव्य है? सरलतम द्रव्य है, जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रवों सरल द्रवों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। समझ गए? तत्व किसे कहते हैं? तत्व पदार्थ का एक शुद्ध पदार्थ, तत्व पदार्थ का एक शुद्ध पदार्थ और सरलतम रूप है, जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल द्रवों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा। समझ गए? जैसे में हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन तत्व हो गया, ऑक्सीजन तत्व हो गया, नाइट्रोजन तत्व हो गया, फास्फोरस तत्व हो गया, सल्फर तत्व हो गया, तांबा तत्व हो गया, सोना तत्व हो गया, प्लैटिनम तत्व हो गया। समझ गए? प्लैटिनम तत्व हो गया इत्यादि। अब बताइए तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तत्व को इंग्लिश में कहते हैं भैया एलिमेंट। तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट। ये बात याद रखिएगा, नोट में लिख देना है कि नोट में सभी धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं तत्वों की श्रेणी में आती है। क्योंकि तत्वों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, धातु, अधातु और उपधातु। जितना भी धातु है, अधातु है, उपधातु है, ये सब किसके श्रेणी में आती है? तत्वों की श्रेणी में आती है। समझ गए? तत्व नोट कर लो, तत्व नोट कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि धातु क्या होता है। ठीक है, अब किसके बारे में हम जानने वाले हैं? अब किसके बारे में जानने वाले हैं? धातु क्या होता है भैया। ठीक है, चलिए धातु के बारे में पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे अच्छे दोस्त, अब किसके बारे में हम जानने वाले हैं? धातु। अब तत्व में पहला आता है धातु, तो धातु के बारे में जानेंगे। ठीक है, धातु के बारे में जानेंगे। वैसा पदार्थ जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो। वैसा पदार्थ मेरे दोस्त जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो। क्या हो? सुचालक हो। तथा अघातवर्धय हो और तन्य होता है। तथा अघातवर्धय और तन्य होता है, उसे धातु कहते हैं। समझ गए? अघातवर्धय और तन्य होता है, उसे हम धातु कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में देख लो, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, ये सब क्या है मेरे दोस्त? ये सब धातु है इत्यादि। समझ गए? समझ गए? क्या धातु अब सबको समझ में आया? धातु सबको समझ में आ गया? धातु सबका क्लियर है? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए, हाँ या नहीं। ठीक है, सबको समझ में आ गया धातु? ठीक है, एक बार फिर से। वैसा पदार्थ जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो और अघातवर्धय और तन्य होता है, उसे हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अब धातु कहते हैं। सभी को धातु समझ में आ गया? पूरा क्लियर? अब चलो, अब धातु के गुण के बारे में जानते हैं कि धातु का गुण क्या होता है। ठीक है, अगला हेडिंग नाम देंगे कि धातु का गुण। चलो देखिए, अब हम क्या जानेंगे कि धातु के गुण, धातुओं के गुण। अब ये जानने वाले हैं। ये चमकीली होती है। धातु कैसी होती है? धातु में एक चमक होता है। धातु में क्या होता है? चमक होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर, ये ताप मतलब ऊष्मा हो गया। ताप और विद्युत की सुचालक होती है। समझ गए? ताप और विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। ये भी बात क्लियर। तीसरा नंबर, धातुएं अधात्वर्य और तन्य होती है। समझ गए? ये भी बात क्लियर। चौथा नंबर है, ये ध्वनिक और
पूर्व ध्वनि पूर्व, ठीक है, प्रतिध्वनि पूर्व। ये ध्वनिक या इसको कह सकते हैं, ध्वनि को कह सकते हैं प्रतिध्वनि पूर्व। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि पूर्ण। क्या कहेंगे इसको? प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। ये धार्मिक और धार्मिक को मतलब क्या कहते हैं इसको? प्रतिध्वनि पूर्व होती है। धातु कैसा होता है भैया? धातु कठोर होता है। धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक कैसा होता है? उच्च कोटि का होता है, ठीक है। ये समझ गए? ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये क्या सबको क्लियर समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है। चलो अब अधातु पढ़ते हैं। अधातु क्या होता है भैया? चलो आगे बढ़े। ये देखो अधातु है। क्या है? अधातु है भैया, अधातु। ये अधातु क्या होता है? वह पदार्थ जो विद्युत और उष्मा का क्या हो? कुचालक हो मेरे दोस्त। विद्युत और उष्मा का क्या हो? कुचालक हो और भंगुर होता है, उसे अधातु कहते हैं। क्या होता है? और भंगुर होता है, उसे क्या कहते हैं? अधातु। सबसे पहले ध्यान से समझिए, वह पदार्थ जो विद्युत, बिजली और उष्मा यानी कि ताप का कुचालक हो और भंगुर होता है, उसे हम क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। समझ गए? अब उदाहरण में ले लो, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? ये सब अधातु है। डॉट डॉट इत्यादि, ये सब क्या है मेरे दोस्त? अधातु है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अधातुओं के गुण। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त? अधातु के गुण। ये चमकीली नहीं होती है। अधातु कैसा होता है? वो चमकीली नहीं होती है। ये ताप यानी कि उष्मा और विद्युत का कुचालक होती है। ताप और विद्युत का कुचालक होती है। अधातुएं अधातुवर और तन्य नहीं होती है, ठीक है। ये ध्वनिक और प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती है, ठीक है। अधातु ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में होता है। अधातु तीनों अवस्था में होता है। कौन कौन? ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में मैंने चैप्टर नंबर 1 में विस्तार से पूरा पढ़ा चुका है, ठीक है। अधातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है। इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक कैसा होता है? निम्न होता है। सभी को समझ में आ गया? क्या आप सभी को ये वाला हेडिंग यानी कि अधातुओं के गुण समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि हाँ आ गया, ठीक है। एक बार फिर से, ये चमकीली नहीं होती है। ये ताप और विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। ये अधातुवर और तन्य नहीं होती है, ठीक है। ये धार्मिक और प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होती है। अधातु ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्था में होता है। अधातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होता है। समझ गए? ये वाला हेडिंग सभी लोग समझ गए तो अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे कि उपधातु क्या होता है। उपधातु क्या होता है, ठीक है। उपधातु के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलो आगे बढ़े मेरे दोस्त। अगला टॉपिक है उपधातु। उपधातु ये क्या होता है तो इसको विस्तार से समझेंगे। कुछ तत्व धातुओं और अधातुओं, कोई तत्व धातु है, कोई तत्व अधातु है, के बीच गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, ऐसे तत्वों को उपधातु कहते हैं। कोई तत्व धातु है, कोई तत्व अधातु है और इसके बीच जो गुणधर्म प्रदर्शित होता है उसको क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। समझ गए? जैसे कि हो गया ब्रॉन, सिलिकॉन, समझ गए।
अभी तक 118 तत्वों का आविष्कार हो गया है। अभी तक 118 तत्वों का आविष्कार हो गया है। ठीक है, अब देखिए और बता देते हैं, आपको सब चीज बता देते हैं। देखिए धातु जो है, धातु इसमें 93 है। अधातु इसमें 18 है। उपधातु इसमें 7 है। ठीक है, देखिए 118 वो तत्व है। अभी तक 118 तत्व आविष्कार हुआ है, जिसमें से 93 धातु है, 18 अधातु है और 7 उपधातु है। 93 और 18 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 93 और 18 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 111। इतना होगा जी। धातु और अधातु मिलाकर के हुआ 111। अब धातु, अधातु और उपधातु 7 गो और है तो कितना हो जाएगा? 118। यानी कि टोटल तत्व कितना है? 118। धातु है 93, अधातु है 18, उपधातु है 7, तो टोटल कितना हो जाएगा? 118। समझ गए? अभी तक कितने तत्व का आविष्कार हुआ है? अभी तक 118 तत्व का आविष्कार हो गया है। उपधातु तो समझ में आया सभी को? एक बार और देख लो। कुछ तत्व धातुओं और अधातुओं के बीच गुणधर्म जो प्रदर्शित करता है उसे हम उपधातु कहते हैं। बताइए तत्वों की संख्या कितनी है? 118। 93 क्या है? धातु, 18 क्या है? अधातु और 7 क्या है? उपधातु। तो सबको मिला के कितना हुआ? 118। यानी कि तत्व कितने हैं, एलिमेंट कितने हैं मेरे दोस्त? 118। सभी को बात समझ में आ गया? चलिए अब हम जानेंगे कि यौगिक यानी कि कंपाउंड क्या होता है। अब किसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं? यौगिक यानी कि भैया कंपाउंड क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सभी को क्या तत्व समझ में आ गया? तत्व में मैंने बताया धातु, अधातु और उपधातु और शुद्ध पदार्थ, ये सब समझ में आ गया। जितना अभी मैंने पढ़ाया है सभी को समझ में आया कि नहीं आया? साफ साफ बोलिएगा, कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा हाँ या नहीं। ठीक है, बस सभी को समझ में आया? शुद्ध पदार्थ और तत्वों में धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, चलो अब यौगिक पे चलते हैं, यानी कि कंपाउंड पे चलते हैं मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि यौगिक क्या होता है। अब किसके बारे में हम जानने वाले हैं कि यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से निश्चित अनुपात को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात बनाया गया। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। समझ गए? जैसे कि हो गया जल, नमक, चीनी आदि, इसको क्या कहते हैं भैया? यौगिक कहते हैं। समझ गए? सभी को अंडरस्टैंड हो गया? सभी को समझ में आ गया? यौगिक क्या सभी को समझ में आ गया? चलिए अब हम जानते हैं यौगिक के गुण। यौगिक के गुण। ठीक है, यौगिक के गुण के बारे में हम जानने वाले हैं। समझ गए ना जी? चलिए तो यौगिक के गुण हम 6 गुण लिखने वाले हैं। ठीक है, सभी को अधातु, उपधातु, सभी को तत्व क्लियर हो गया, यौगिक क्लियर हो गया और शुद्ध पदार्थ क्लियर हो गया। अब हम यौगिक के गुण पर चलते हैं। चलिए तो अब देखिए मेरे दोस्त, अब देखिए मेरे प्यारे अच्छे दोस्त, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यौगिक के गुण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं? यौगिक के गुण, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर है यौगिक के गुण में, पहला नंबर है
यौगिक के अवयवी तत्वों, यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। यौगिक के अवयवी तत्वों को कोई भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। समझ गए? ये सभी को बात समझ में आ गया। चलिए दूसरा नंबर है कि किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। कोई यौगिक का गुण है और उसके अवयवी तत्वों के गुण, उसका तत्व का गुण उससे भिन्न होता है। समझ गए? चलिए अगला तीसरा नंबर है किसी यौगिक के बनने में उष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्रायः उत्सर्जन या अवशोषण होता है। किसी यौगिक के बनने में उष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का अवशोषण होता है। समझ गए? ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। ठीक है। यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। निश्चित अनुपात में रहते हैं। पांचवा नंबर, ठीक है, कहता है कि यौगिक के द्रव्यणांक और क्वथनांक निश्चित होता है। यौगिक का द्रव्यणांक और क्वथनांक कैसा होता है? निश्चित होता है। छठा नंबर, यौगिक एक समांग पदार्थ है। यौगिक कैसा है? वो समांगी पदार्थ है, यानी कि समांग पदार्थ है। अर्थात यौगिक के संगठन और गुण सर्वदा एक समान रहते हैं। यौगिक के गुण और संगठन कैसा रहता है? हमेशा एक समान रहता है। ठीक है। सभी को क्या ये बात समझ में आ गया? यौगिक के गुण क्या सभी को समझ में आ गया? इतना ये वाला टॉपिक सभी को समझ में आ गया और यौगिक भी सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना बात सभी को समझ में आ गया। चलो अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनाएंगे कि जो आपको एग्जाम में कम से कम 2 नंबर का तो पूछता है। क्लास 9 के केमिस्ट्री में आपके स्कूल में ये तो 2 नंबर का अवश्य पूछता है। ठीक है, कितना नंबर का पूछता है? 2 नंबर का। ठीक है, चलो बताते हैं। तो मेरे दोस्त चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देर किस बात की। अगला क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि अब हम 2 नंबर का क्वेश्चन यानी कि ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि तत्व और यौगिक में अंतर क्या है। इसकी हम ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है और इस 2 नंबर को आप ध्यान से देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है। तो इसमें तत्व में सबसे पहले तत्व है, इधर लिख देंगे और इधर यौगिक लिख देंगे। तो तत्व का सबसे पहला है कि तत्व वह पदार्थ है जिसे दो या अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित किया नहीं जा सकता है। ठीक है, तत्व वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व केवल एक ही होगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही तत्व होगा। ये नहीं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला के जल बन गया तो ये हो गया तत्व, नहीं, केवल हाइड्रोजन ही तत्व होगा। समझ गए? एक ही वो तत्व होगा। ठीक है, चलिए अब यौगिक में फर्स्ट लिखेंगे कि यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है। उसको विभक्त किया जा सकता है। अगला, तत्व एक प्रकार का परमाणु से बना है। ठीक है, और यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणु से बना है। तत्व एक परमाणु से बना है लेकिन यौगिक विभिन्न बहुत प्रकार से बना है यौगिक। समझ गए? चलिए, तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है लेकिन यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थ का बना होता है। ठीक है, चौथा नंबर में लिखना कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण यौगिक से भिन्न होते हैं और यौगिकों के भौतिक गुण या रासायनिक गुण कैसे होते हैं? तत्वों से भिन्न होते हैं। तत्व का सूचकांक क्या होता है? परमाणु कहलाता है और यौगिक का अणु कहलाता है। समझ गए?
चलिए इसको फटाक से आप सब नोट कर देंगे। इतनी अच्छी तरीके से ये सजाई गई है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और जो अभी तक मास्टरमाइंड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मास्टरमाइंड में जुड़ जाएंगे, ताकि आप केमिस्ट्री बैच 2026 में जुड़ सकें। और केमिस्ट्री बैच 2026 में जुड़ने के बाद आप क्लास 9 के प्ले लिस्ट पे चल जाइएगा, ताकि आप वहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप वहाँ पे जाकर के केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, बिहार बोर्ड क्लास 9 का केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। जी हाँ, ये सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम जानते हैं कि भैया मिश्रण क्या होता है, मिलावट क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक है मिश्रण, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम अध्ययन करने वाले हैं कि भैया मिश्रण क्या होता है। किसके बारे में जानने वाले हैं मेरे दोस्त, मिश्रण क्या होता है। वह पदार्थ जो दो या अधिक तत्वों या यौगिक किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है, और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे मेरे दोस्त मिश्रण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उस चीज को हम मिश्रण कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक या यौगिकों किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देता है। क्या देता है, मिला देने से बना देता है, और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक कर दिया जा सकता है। पृथक उसको किया जा सकता है, समझ गए। उसको क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। जैसे कि जल में चीनी, अगर हम जल में चीनी को घोल देंगे, जल एक पदार्थ है और चीनी एक पदार्थ है, और दोनों को घोल देंगे तो वो क्या कहला जाएगा, मिश्रण हो जाएगा उसका। अब देखिए चावल में कंकड़, ये क्या हो जाएगा, मिश्रण। पानी में नमक, ये क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण 2 प्रकार के होता है। कौन कौन सा, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, ठीक है। कौन कौन सा मिश्रण होता है मेरे दोस्त, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समझ गए। मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण सभी को क्लियर हुआ, मिश्रण सभी को क्लियर हुआ, हाँ या ना। मिश्रण होता है कि मिला देने को मिश्रण कहते हैं। जैसे कि चावल में कंकड़ को चुन रहे हैं, तो चावल में भैया कंकड़ है ना, मिला हुआ है, उसी को मिश्रण कहेंगे, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। नोट कर लिए। चलिए तो अब जानते हैं हम कि समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण का परिभाषा हम जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे अब मेरे दोस्त, हम समांगी मिश्रण के बारे में जानेंगे। मिश्रण सभी को क्लियर है, चलिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है। ऐसा मिश्रण जिसमें सभी, ठीक है, समांगी मिश्रण जानेंगे तो वैसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान हो। क्या हो, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव संपूर्ण रूप से वहां पे उपस्थित हो, अवयव समान प्रावस्था में होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, अवयव समान प्रावस्था में होते हैं, पूरे मिश्रण में इनका संगठन समान होता है। जितना भी इसमें पूरा मिश्रण होगा, इसमें इसका संगठन कैसा होगा, इसका संगठन होगा समान, बराबर रूप से होगा। जैसे कि नमक और जल का घोल, नमक और जल का घोल। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, एक बार फिर से देख लो कि ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित हो, अवयव समान प्रावस्था में हो, पूरे मिश्रण में इनका संगठन समान होता है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम समांगी मिश्रण कहेंगे। समझ गए, सभी को समांगी मिश्रण समझ में आ गया, समांगी मिश्रण सभी को समझ में आ गया। चलिए
तो अब हम जानेंगे बीज समांगी मिश्रण क्या होता है। जैसे कि क्या हो गया, नमक और जल का घोल, इसको कहते हैं समांगी मिश्रण। चलो बीज समांगी मिश्रण की ओर हम पढ़ते हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ेंगे ना दूसरा नंबर में। दूसरा कौन सा मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। ठीक है, देखो ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव, ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री कितना हार्ड नहीं है, केमिस्ट्री समझना बिल्कुल आसान होती है। ठीक है, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसा मिश्रण जिसमें अवयव, ठीक है, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव संपूर्ण रूप से उसमें समान रूप से उपस्थित नहीं रहते हैं। ठीक है, उसमें उपस्थित नहीं होते हैं, विसमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, ऐसा मिश्रण, देखो ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव संपूर्ण रूप से समान उपस्थित नहीं होते हैं, उसे कहते हैं विसमांगी मिश्रण। ठीक है, इनकी संरचना समान रूप से नहीं होती है, इसकी संरचना समान रूप से नहीं होती है। जैसे कि लोहे का बुरादे, ठीक है, बालू का मिश्रण। ठीक है, लोहे का बुरादे, बालू का मिश्रण को उनके अवयवों की बनावट, मिश्रण को उनके अवयवों की बनावट तथा अवयवों के आकार के अनुसार निम्नांकित 3 भागों में बांटा गया है। मिश्रण को कितने भाग में बांटा गया है, उसके अवयवों और आकार के अनुसार मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया है मेरे दोस्त, 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा, विलयन, निलंबन और कोलाइडल विलयन। ठीक है, कोलाइड होगा। ठीक है, कोलाइड विलयन। कौन सा विलयन, कोलाइड विलयन। ठीक है, विसमांगी मिश्रण को कितने भाग में बांटा गया है, विसमांगी मिश्रण को कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, तीन भाग में बांटा गया है। ठीक है, कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। विसमांगी मिश्रण कितने भाग में बांटा गया है मेरे दोस्त, 3 भाग में। कौन कौन सा, विलयन, निलंबन और कोलाइड विलयन। समझ गए, ये दूसरा मिश्रण भी समझ गए सभी लोग। दूसरा मिश्रण सभी को क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे जाते हैं, एक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाएंगे कि मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है। मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है, एक क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, वो एग्जाम में आपका 2 नंबर में पूछता है कि मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है, ये बताएं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए दोस्त, अब क्या पढ़ेंगे, मिश्रण और यौगिक में अंतर। क्या पढ़ने वाले हैं, मिश्रण और यौगिक में अंतर। ठीक है, मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखेंगे, 2 नंबर का आपका एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब क्या देखने वाले हैं मेरे दोस्त, मिश्रण और यौगिक में अंतर। ये आपकी एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है और ये 2 नंबर में आप इतना चीज लिख सकते हैं। तो ये देखिए मिश्रण क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे कि मिश्रण और यौगिक। ठीक है, तो मिश्रण में पहला लिखा हुआ है कि तत्व या यौगिक मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। तत्व और यौगिक मिलता है तब मिश्रण का निर्माण होता है, मिश्रण बनता है। अब यौगिक कब बनता है, तत्व की क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण होता है। तत्व की क्रिया करके नया यौगिक का निर्माण होता है। दूसरा नंबर में, यह नया पदार्थ नहीं होता है लेकिन यौगिक नया पदार्थ होता है। मिश्रण नया पदार्थ नहीं होता लेकिन यौगिक नया पदार्थ होता है। तीसरा में लिखेंगे कि इसे भौतिक विधियों से अलग अलग किया जा सकता है। इसे भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है लेकिन यौगिक को सिर्फ रासायनिक विधियों के द्वारा ही अलग किया जा सकता है। ठीक है,
यौगिक को सिर्फ रासायनिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है और मिश्रण को भौतिक विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। चौथा नंबर में इसमें उपस्थित संघटक अपने अपने गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। इसमें लिखेंगे, यौगिक में लिखेंगे, इसमें उपस्थित संघटक पूरी तरह से भिन्न होते हैं। इसमें क्या होते हैं? पूरी तरह से भिन्न होता है। पांचवा नंबर, इसके संघटकों का नियत अनुपात नहीं होता, लेकिन इसके संघटकों का नियत अनुपात होता है। इसका नियत अनुपात नहीं होता, लेकिन इसका नियत अनुपात होता है। सभी को क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हाँ लिख देंगे। ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया? यौगिक और मिश्रण में अंतर सभी को आ गया। अगर एग्जाम में आता है तो क्या आप सब लिख देंगे? इसको लिख देंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या है? मिश्रण और यौगिक में अंतर। ठीक है, देखिए कितना बहुत अच्छा से इसको सजाया गया है और इसमें इतना बात लिखा गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप सब। चलिए आगे देखते हैं कि विलयन क्या होता है। ठीक है, विसमांगी मिश्रण का प्रकार है पहला विलयन, और विलयन क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि विलयन की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे और विलयन के बारे में देखेंगे और विलयन का परिभाषा में लिख देता हूं। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं विलयन क्या होता है। क्या पढ़ने वाले हैं? विलयन क्या होता है। विसमांगी मिश्रण का पहला प्रकार विलयन ही है। ठीक है, विलयन देखिए, दो अधिक, यहाँ पे से लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे से लिख लेना। दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, कौन सा मिश्रण? दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है मेरे दोस्त। समांगी मिश्रण सभी को याद है ना? हाँ, तो दो से अधिक समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में देखो, पानी तथा चीनी का घोल, नमक तथा पानी का घोल, हवा आदि, ये सब क्या है? ये सब मेरे दोस्त विलयन है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको मेरे दोस्त विलयन कहेंगे। विलयन पदार्थ के 3 अवस्था में पाया गया है। विलयन कितने अवस्था में पाया गया है मेरे दोस्त? विलयन पदार्थ के 3 अवस्था में पाया गया है। तो चलिए अगला टॉपिक है विलयन के घटक। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है मेरे दोस्त विलयन के घटक। टॉपिक का नाम लिख दो अपने कॉपी में और आप सब नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए और जो समझ में नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल सके, और जो आपका दिक्कत है उसके लिए मैं कमेंट बॉक्स का एक नया वीडियो बना सकूं ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो, आपको सब समझ में आते रहे। अगर आप सबको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मेरा हर एक वीडियो केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे कोई और वीडियो हो, वो आपके पास जा सके। नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिएगा और जो अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए वो शेयर भी कर देंगे। ठीक है, जो अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं वो लाइक शेयर कमेंट सब करते रहिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। तो चलिए अब देखते हैं कि विलयन के घटक। चलिए अब देखते हैं विलयन के घटक। अगला टॉपिक क्या है मेरे दोस्त? अगला टॉपिक है कि विलयन के घटक। विलयन के 2 घटक होते हैं। विलयन के कितने घटक होते हैं मेरे दोस्त? 2 घटक। कौन कौन सा? विलय और विलायक। विलयन के 2 घटक, विलय और विलायक। ठीक है, विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। विलय प्लस विलायक बराबर क्या होता है? विलयन। सभी को ये टॉपिक समझ में आया? विलयन के घटक देखिए, विलयन के 2 घटक होते हैं। कौन कौन सा? विलय और विलायक। विलय प्लस विलायक बराबर विलयन होता है। ये फॉर्मूला है, नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि विलय क्या होता है। विलयन सभी को समझ में आ गया ना? हाँ, विलयन सभी को समझ में आ गया। चलिए विलय और विलायक के बारे में हम जानने वाले हैं।
तो मैंने अभी कहा था कि विलय पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि विलायक क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि विलायक क्या होता है, ठीक है। विलायक किसे कहते हैं? तो विलायक विलयन का वह घटक, विलयन वह घटक है, विलयन वह घटक जो विलयन में सबसे अधिक मात्रा में हो। विलयन का वह घटक, ठीक है, विलयन, यहाँ पे का लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे का छूट गया है तो यहाँ पे आप लोग का लिख लेंगे, ठीक है। विलयन का वह घटक जो विलयन में सबसे अधिक मात्रा में हो, विलयन में कौन से मात्रा में हो? अधिक मात्रा में हो, और यह दूसरे घटकों को विलयन में मिलाता हो, या दूसरे घटकों को विलयन में क्या करता हो? मिक्स करता हो, मिलाता हो, वो विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? उसको विलायक कहते हैं। जैसे कि हो गया जल, अल्कोहल आदि, ये सब क्या है? ये सब विलायक है, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब चलो विलय देखते हैं, विलय क्या होता है, ठीक है। विलयन का वह घटक, वह विलयन का, सॉरी वह लिख देना है, हाँ ठीक है, यहाँ पे वह लिख देना है। विलयन का वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में रहता है और विलायक में घुलता है। क्या करता है? विलायक में घुलता है। उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसको कहते हैं विलय कहते हैं, ठीक है। जैसे कि चीनी है, चीनी जल में नहीं घुलेगा, विलायक में नहीं घुलेगा, ठीक है। अल्कोहल में नहीं घुलेगा, नमक, सोडा, ये सब क्या है? ये सब विलय है, ठीक है। ये सब क्या है मेरे दोस्त? ये सब विलय है। तो दो बात समझ में आ गई, दो बात सभी को समझ में आ गया। चलिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ना, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ना। कहता है कि अगला टॉपिक कहता है कि विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की, ठीक है, विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। इसके आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? किसी निश्चित ताप पर बना हुआ विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, ठीक है, जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा क्या हो? उसमें घुली हो, उसको कहते हैं संतृप्त विलयन। सभी को समझ में आया? चलो, असंतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर बना वह विलयन जिसमें विलय की ओर अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है। क्या कर सकती है? उस ताप पर घुलाई जा सकती है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। दो को सब समझ में आ गया? संतृप्त और असंतृप्त सभी को समझ में आ गया। चलो, अति संतृप्त, तीसरा क्या होता है? अति संतृप्त विलयन, ठीक है। तीसरा क्या होता है मेरे दोस्त? तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन। पहला, दूसरा सभी को समझ में आ गया। तीसरा वह संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हो, ठीक है। वह संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से घुली हो। क्या हो? आवश्यक विलय मात्रा से अधिक घुली हो, अधिक, कम नहीं, अधिक घुली हो, उसे कहते हैं अति संतृप्त विलयन। उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसको कहते हैं अति संतृप्त विलयन। सभी को समझ में आ गया? तो सबको समझ में आ गया तो एक बार इसको नोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे दोस्त? इसको नोट कर लेंगे कॉपी पे, और नोट कॉपी बनाते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अगला टॉपिक लिखिएगा घुलनशीलता या विलयता। ये भैया घुलनशीलता और विलयता क्या होता है? क्या होता है वो परिभाषा में लिखा हुआ है। चलिए उसको समझते हैं, ठीक है। और आप सब नोट कॉपी बनाते रहिए, ठीक है। विलय पदार्थ वह मात्रा
जो एक निश्चित तापमान पर एक संतृप्त विलयन में विलय पदार्थ व मात्रा जो एक निश्चित तापमान पर एक संतृप्त विलयन में उपस्थित हो। कहाँ हो? संतृप्त विलयन में उपस्थित हो, विलयन की घुलनशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलयन की घुलनशीलता या विलयता कहलाती है। ठीक है, समझ गए? घुलनशीलता या विलयता सभी को समझ में आ गया? क्या है? विलय पदार्थ का वह मात्रा जो एक निश्चित तापमान पर एक संतृप्त विलयन में उपस्थित हो। कहाँ हो? संतृप्त विलयन में उपस्थित हो, विलयन की घुलनशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलयन की घुलनशीलता कहलाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है विलयन का सांद्रता। विलयन का सांद्रता क्या होता है? परिभाषा में लिखा हुआ है, इसको नोट कर लें। किसी विलयन के इकाई आयतन में, किसी विलयन के इकाई आयतन में विलय पदार्थ की उपस्थित मात्रा को, क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसको कहते हैं विलयन की सांद्रता। एक बार फिर से, किसी विलयन के इकाई आयतन में विलय पदार्थ की उपस्थित मात्रा को क्या कहते हैं? विलय पदार्थ की उसमें उपस्थित रहे, विलय पदार्थ कहाँ हो? इसमें उपस्थित रहे, उसको क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता का सूत्र है विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। इसका सूत्र है, इसका सूत्र लिख लेना। विलयन की सांद्रता का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? उसका सूत्र होता है विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। ठीक है, इस सूत्र को भी नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं विसमांगी मिश्रण के दूसरे प्रकार यानी कि निलंबन की ओर। किसकी ओर? निलंबन की ओर। आखिर निलंबन होता क्या है, इसके बारे में अब हम समझने वाले हैं। विसमांगी मिश्रण के ये कौन सा प्रकार है? विसमांगी मिश्रण का ये दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार क्या था? पहला प्रकार था विलयन, जो आप सबको विलयन समझ में आ गया। दूसरा प्रकार क्या है? निलंबन। और तीसरा प्रकार है कोलाइड विलयन। यही है ना मेरे दोस्त? यही है ना? तो विलयन पढ़ा दिया मैंने, अब निलंबन की ओर चल रहे हैं। इधर निलंबन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ना। अब हम किसकी ओर चलेंगे? निलंबन की ओर चलेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, किसकी? निलंबन की ओर। आखिर निलंबन होता क्या है? ऐसे विसमांगी मिश्रण, कौन सा मिश्रण है ये? निलंबन कौन सा मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण। ऐसे विसमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण बिना घुले द्रव में फैले रहते हैं। ठीक है, ठोस के कण बिना द्रव में घुले, बिना उसमें घोरे हुए, बिना घुले फैले रहते हैं, उसे निलंबन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे निलंबन कहा जाता है। उदाहरण में आटे तथा पानी का मिश्रण, चौक तथा पानी का मिश्रण, ये सब क्या है? ये सब है मेरे दोस्त निलंबन है। ये सब क्या है मेरे दोस्त? ये सब निलंबन है। ठीक है, एक बार फिर से, ये क्या है? निलंबन विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण जिसमें ठोस के कण बिना घुले फैले रहते हैं। ठीक है, ठोस के कण बिना घुले फैले रहते हैं, उसे निलंबन कहा जाता है। जैसे आटे तथा पानी का घोल मिश्रण और चौक तथा पानी का मिश्रण इत्यादि बहुत सारा इस निलंबन का प्रकार है। तो अब हम जानते हैं कि निलंबन के गुण। अगला टॉपिक क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? अगला टॉपिक लिखेंगे निलंबन के गुण। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ना। निलंबन के गुण, ये है आपका टॉपिक। ठीक है, अब इसमें पहला लिखेंगे कि यह एक विसमांगी मिश्रण है। निलंबन कैसा है? निलंबन कौन सा मिश्रण है? निलंबन विसमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। इसके कण को हम आंख से देख सकते हैं। ठीक है, इनके निलंबित कण प्रकाश के किरण को फैलाते हैं। इनका निलंबित कण क्या करता है? प्रकाश के किरण को फैला देता है। ठीक है, ये अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? ये अस्थायी होते हैं। नंबर 5वां,
इन्हें छानने की विधि से अलग किया जा सकता है। उसको निलंबन को क्या किया जा सकता है, छान करके अलग किया जा सकता है। तो इसीलिए लिखेंगे इन्हें छानने की विधि से अलग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं, अब क्या जानेंगे हम, विसमांगी मिश्रण के तीसरा प्रकार कोलाइड विलयन के बारे में हम जानने वाले हैं। किसके बारे में जानने वाले हैं मेरे दोस्त, कोलाइड विलयन की, यानी कि विसमांगी मिश्रण के तीसरा भेद कोलाइड विलयन के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। ये देखिए कोलाइड विलयन है, क्या है मेरे दोस्त, कोलाइड विलयन किसे कहते हैं, या विसमांगी मिश्रण है। कोलाइड विलयन कैसा मिश्रण है मेरे दोस्त, कोलाइड विलयन विसमांगी मिश्रण है जिसके अति कण सूक्ष्म होने की वजह से दिखाई नहीं देते हैं। कोलाइड विलयन के कण बहुत छोटा होने की वजह से, होने की कारण से वो कोलाइड विलयन हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, कोलाइड विलयन हम कोलाइड विलयन को आंख से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, परंतु कोलाइड विलयन के कण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। लेकिन कोलाइड विलयन के जो कण जो हैं वो विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं और ये प्रकाश के किरण को आसानी से फैला देते हैं। ये प्रकाश की किरण को आसानी से, एकदम आसान तरीका से इसको क्या कहते हैं, फैला देते हैं। ऐसा विलयन क्या कहलाता है, कोलाइड विलयन कहलाता है मेरे दोस्त। जैसे कि हो गया दूध, धुआं आदि। ठीक है, दूध, धुआं आदि ये सब क्या है, ये सब है कोलाइड विलयन। ठीक है, ये सब क्या है मेरे दोस्त, कोलाइड विलयन है। सभी को समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। अब इसका हम गुण के बारे में जानेंगे। कोलाइड विलयन के अगला टॉपिक लिखिएगा, कोलाइड विलयन के गुण। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। कहता है कोलाइड विलयन के गुण। ठीक है, पहला गुण है कि यह एक विसमांगी मिश्रण है। ये तो विसमांगी मिश्रण है, ये है। ठीक है, दूसरा गुण है आकार छोटा होने के कारण इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता है। आकार इसका छोटा होता है इसलिए हम इसको अपनी आंख से इसको भैया नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा है छानने की विधि से इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। इसको छान करके इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये डिंडल प्रभाव दिखते हैं। ठीक है, ये कौन सा प्रभाव दिखते हैं, डिंडल प्रभाव दिखते हैं। सभी को समझ में आ गया, कोलाइड विलयन के गुण सभी को समझ में आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं कि कोलाइड विलयन के घटक। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं। ठीक है, कोलाइड विलयन के घटक, ये टॉपिक का नाम है। क्या है मेरे दोस्त, इस टॉपिक का नाम क्या है, कोलाइड विलयन के घटक। ठीक है, तो कहता है कि कोलाइड विलयन के दो घटक हैं। कितने घटक हैं, दो घटक। कोलाइड विलयन बराबर परिक्षिप्त प्रवस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम। तो दो घटक है, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, इसके दो घटक हैं। अब इन दोनों घटक का मैं डिफिनेशन आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, और इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जो अभी तक नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि आप मेरे चैनल पे जुड़ सकें और मेरे हर एक वीडियो आप देख सकें, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे कोई और वीडियो हो, आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ना। पहला है परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होता है, विलय पदार्थ का घटक जो कोलाइड के रूप में रहता है। विलय पदार्थ का घटक जो कोलाइड के रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं। विलय पदार्थ का घटक जो कोलाइड के रूप में रहता है उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उसे परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। अर्थात विलय कणों को परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। अर्थात
विलय कणों को, किसको? विलय कणों को क्या कहते हैं? परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। बी नंबर, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? बी नंबर क्या है? परिक्षेपण माध्यम वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहता है, वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहता है, वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहता है, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है? परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। अर्थात विलायक जिसमें पूरी तरह से वितरित रहते हैं, अर्थात विलायक जिसमें पूरी तरह से वितरित रहते हैं, उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसको कहते हैं परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ना। सभी को समझ में आ गया? सभी को ये दोनों घटक समझ में आ गए? ये घटक किसका घटक है? कोलाइड विलयन का घटक है। तो कोलाइड विलयन का घटक ए और बी परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षिप्त प्रवस्था, सभी को अंडरस्टैंड हो गया? सभी को समझ में आ गया? तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिख देना कि हाँ मुझे समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे ये टॉपिक कहता है, अगला टॉपिक कहता है मेरे दोस्त, अगला टॉपिक कहता है कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। ठीक है, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। ठीक है, मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां का प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, पहला विधि है वाष्पीकरण विधि। पहला कौन सा विधि है? वाष्पीकरण विधि। दूसरा है अपकेंद्रण विधि। तीसरा है पृथक्करण विधि। चौथा है ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है, पांचवा है क्रोमैटोग्राफी विधि। छठा है आसवन विधि या प्रभाजी आसवन विधि। ठीक है, ये छठा विधि है। सातवां है क्रिस्टलीकरण विधि। ठीक है, पहला क्या है मेरे दोस्त? वाष्पीकरण विधि। दूसरा अपकेंद्रण विधि। तीसरा पृथक्करण विधि। चौथा ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है, चौथा क्या है मेरे दोस्त? ऊर्ध्वपातन विधि। पांचवा क्या है? क्रोमैटोग्राफी विधि। छठा क्या है? आसवन विधि या प्रभाजी आसवन विधि। इसको दोनों नाम से कर सकते हैं। ठीक है, सातवां है क्रिस्टलीकरण विधि। ये सब विधि से हम मिश्रण के घटकों को पृथक्करण कर सकते हैं। समझ गए? मिश्रण के घटकों को क्या कर सकते हैं? हम पृथक्करण कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं ना। पहला नंबर कौन सा विधि है? वाष्पीकरण विधि। वैसे मिश्रण जिसमें एक घटक ठोस तथा दूसरे, वैसे मिश्रण जिसमें एक ही घटक ठोस तथा दूसरे तरल हो के घटक को वाष्पीकरण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, उसको क्या किया जा सकता है? वाष्पीकरण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। इस विधि में द्रवीय पदार्थ को गर्म करके वाष्पीकरण कर दिया जा सकता है। ठीक है, द्रवीय पदार्थ को गर्म करके उसे क्या किया जा सकता है? वाष्पीकरण किया जा सकता है। और मिश्रण के बाकी शेष रह जाते हैं। मिश्रण के बाकी शेष रह जाते हैं। अब इसका अनुप्रयोग, पहला समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में। इसका प्रयोग क्या होता है? समुद्री जल में, ठीक है, नमक प्राप्त करने में। ठीक है, दूसरा जल से काले रंग की स्याही को अलग करने में। जल से काले रंग का, जो काला रंग का स्याही होता है ना, उसको अलग करने में ये विधि काम होता है। ठीक है, इस विधि को सभी को समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि हाँ। चलिए अब दूसरा विधि यानी कि अपकेंद्रण विधि की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। दूसरा नंबर है अपकेंद्रण विधि। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है? अपकेंद्रण विधि। यह विधि है जिसमें एक अपकेंद्रीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
इसमें क्या किया जाता है कि एक अपकेंद्रीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त? अपकेंद्रीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो कि एक प्रकार की मथनी या मिक्सी होती है। जो क्या होती है? एक प्रकार की मथनी या मिक्सी होती है, जिसे मिश्रण में इसे तेजी से घुमाया जाता है। क्या किया जाता है? इसे मिश्रण में क्या किया जाता है? तेजी से घुमाया जाता है। तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। इसका भारी कण क्या किया जाता है? नीचे बैठ जाता है, ठीक है, और हल्के कण ऊपर बैठ जाता है, ठीक है, ऊपर रह जाता है। हल्का कण ऊपर रह जाता है और भारी कण नीचे बैठ जाता है। अनुप्रयोग जांच, प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र में जांच, प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में, ठीक है, डेयरी तथा क्रीम के मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, ठीक है, डेयरी तथा क्रीम में मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, ठीक है। चलो अब तीसरा नंबर है कपड़े धोने की मशीन में। कपड़े धोने की मशीन में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। सभी को बात समझ में आ गया? क्या सभी को ये दूसरा नंबर विधि सभी को समझ में आ गया? सभी को दूसरा नंबर विधि अपकेंद्रण विधि सभी को समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं ना। तीसरा नंबर पृथक्करण विधि, इसकी ओर हम आगे अग्रसर यानी कि बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। तीसरा नंबर है पृथक्करण विधि, ठीक है, ये तीसरा नंबर है। पृथक्करण विधि के द्वारा दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। पृथक्करण विधि द्वारा अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलाने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। इसका अनुप्रयोग क्या है? तेल तथा जल में अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, ठीक है, तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को अलग करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि चौथा नंबर की ओर बढ़ेंगे, चौथा नंबर विधि की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे ना। क्वेश्चन नंबर मतलब कि चौथा विधि है ऊर्ध्वपातन विधि, ठीक है। इस विधि के द्वारा ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों को ऊर्ध्वपातित ना होने वाले अशुद्धियों से अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इससे क्या किया जाता है? अशुद्धियों को अलग करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ जैसे हो गया अमोनिया क्लोराइड, ये सब क्या है? ये है दोस्त ऊर्ध्वपातित विधि। क्या है? ये ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ है, ठीक है। अमोनिया क्लोराइड, कपूर इसके उदाहरण है। ये सब के क्या है? ये सब के उदाहरण है मेरे दोस्त। अब इसका अनुप्रयोग, पहला अमोनिया क्लोराइड और नमक के मिश्रण को अलग करने में इसका अमोनिया क्लोराइड और नमक को जो उसमें अमोनिया क्लोराइड और नमक का जो मिश्रण हुआ है, जो मिलावट हुआ है, उसको अलग करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कपूर और लोहे के बुरादे को अलग करने में, ठीक है। चलिए तो आपने ये क्या कर लिया? आपने चौथा नंबर भी विधि कंप्लीट कर लिया मेरे दोस्त। अब चलते हैं पांचवें नंबर की विधि की ओर। किधर चलेंगे? पांचवें नंबर विधि के पास। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला 5वां नंबर है क्रोमेटोग्राफी विधि। इस विधि का प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले रहते हैं। ठीक है, जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले रहते हैं। ठीक है, मिश्रण से घटकों के पृथक करने की उस विधि को क्रोमेटोग्राफी विधि कहते हैं। कौन कहते हैं? उसी को क्रोमेटोग्राफी विधि कहते हैं। इसका अनुप्रयोग पहला है डाई में। ठीक है, डाई में रंगों को अलग करने में। दूसरा, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में। किसको पृथक करने में? पिगमेंट को पृथक करने में। रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में। रक्त से, खून से नशीले पदार्थों को अलग करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं ना। आगे बढ़ते हैं यानी कि 6ठा नंबर प्रभाजी आसवन विधि। 6ठा नंबर क्या है? प्रभाजी आसवन विधि। यही है ना 6ठा नंबर। तो चलो इस 6ठे नंबर को हम देखते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, और जो अभी तक शेयर नहीं किए वो शेयर भी कर देंगे। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, ये तीसरा बार मैं बोल चुका हूँ। आप शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे 6ठे नंबर की ओर, प्रभाजी आसवन विधि। आसवन विधि का उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में होता है। प्रभाजी आसवन का विधि का प्रयोग, ठीक है, ऐसे मिश्रण को पृथक करने के लिए होता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के कथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। क्या होता है? मध्य अधिक अंतराल होता है। ठीक है, अधिक अंतराल होता है। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है, 25 के से कम होता है के मिश्रण को अलग करने में इस विधि का उपयोग किया जाता है। उसके मिश्रण को अलग करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विधि? प्रभाजी आसवन विधि का अनुप्रयोग पहला है वायु से भिन्न गैसों का पृथक्करण। ठीक है, वायु से भिन्न गैसों का पृथक्करण। सबको दिख रहा है जी। चलिए, दूसरा है पेट्रोलियम उत्पादों को उनके विभिन्न घटकों को पृथक्करण। ठीक है, सभी को समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट एक बार मार लेंगे। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर सभी को समझ में आया। 7वें नंबर की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे ना। 7वां नंबर क्या कहता है? क्रिस्टलीय विधि। ठीक है, क्रिस्टलीकरण विधि। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, इस क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा क्रिस्टलीय के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। शुद्ध ठोस को क्या किया जाता है? विलयन से पृथक किया जाता है। इसका अनुप्रयोग समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। इसका क्या किया जाता है? जो समुद्र से जो नमक निकलता है उसको शुद्ध करने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध नमूने से फिटकारी को पृथक करने में, ठीक है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इन सब में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये 7वां नंबर विधि सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम अभी आपका इस चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 2 में आपको 2 और पढ़ने हैं, 2 टॉपिक और पढ़ने हैं। 2 टॉपिक के बाद ये चैप्टर नंबर 2 आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है।
पहला इसमें लिखेंगे हम परिभाषा में कि वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता, वैसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन उत्कर्मणीय होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन सभी को समझ में आ गया, यानी कि फिजिकल चेंज सभी को समझ में आ गया। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन। अब देखने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। ठीक है, वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है, वैसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है, रासायनिक परिवर्तन अनुयुक्त कर्मानुपाती होता है। ठीक है, अनुयुक्त कर्मणीय होता है। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। आज 1 घंटा प्लस वीडियो चला गया होगा, ये मेरा केमिस्ट्री का वीडियो। आज चैप्टर नंबर 2 1 शॉट में ये वीडियो समाप्त हो गया। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।